हेलो फ्रेंड्स, आपका आस पास साल में स्वागत है। इसमें हम लोग जो बताया गया है आपको पहले के वीडियो में सुमित सर ने आपको बताया है कि हम लोग अब एक सीरीज़ लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि अभी आप एग्ज़ाम के दहलीज में खड़े हैं। अभी आप उस पड़ाव में हैं जिसमें आपको ऐसे वीडियो का सहारा लेना होगा। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि मेरा चैप्टर कहीं कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, क्या हो पाया है या नहीं हो पाया है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, ये वन शॉट वीडियो के मदद से आप अपने तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं मेरा चैप्टर नहीं हुआ है, तो आप इस वीडियो में अगर ऐसा लग रहा हो कि हाँ कंप्लीट हो चुका है, तो समझिए कि आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और अगर ऐसा लगे कि नहीं हुआ है, तो आप समझिए कि आपको एक बार और रिवीजन की ज़रूरत है। दूसरा मकसद क्या है कि जिसको भी लग रहा हो कि रिवीजन हुआ है या नहीं हुआ है, वो एक बार इस वीडियो के साथ चलते चलिएगा। तो हम लोग 20 से 25 मिनट में चैप्टर का ओवरऑल जो होता है निचोड़ निकाल करके आपको सामने लाने का कोशिश करेंगे। अब देखिए, इससे पहले हम अगर बात बता दें कि हम लोगों ने एक आस पास साल ने एक बहुत बड़ा एक शुरुआत किया है, जिसमें कि उम्मीद है कि ये बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हम लोगों का पिछला बार बार बता दें, हम लोग का पिछला जो सेशन था वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर करके दिखाया था। तो अगर उसमें अगर बात करें वो क्या है, बहुत सारे वीडियोस में आपको बता दिया गया है। तो वो कुछ ऐसा है कि सीयूटी का बैच शुरू हो चुका है। अभी सैटरडे संडे के में क्लासेस चल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे इसको में और भी बहुत सारे चेंजेस लाए जाएंगे और आपको सीयूटी पे एक बहुत ही अच्छी पकड़ के साथ, बहुत मैथ रीजनिंग्स इवन डोमेन पेपर में बहुत अच्छे पकड़ के साथ आप सीयूटी के प्रिपरेशन को और ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। क्यों बनाना मजबूत है? तो इसको इसलिए मजबूत बनाना है क्योंकि आपके मन में या किसी के भी मन में, आपके मम्मी पापा के मन में, सबके मन में, आपके गांव वाले के मन में हमेशा एक चाह रहती है कि आप जो है कुछ बेहतर इंस्टीट्यूट में जा कर के पढ़ें, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जा कर के पढ़ें, ताकि उस यूनिवर्सिटी से जब आप निकले तो आप एक बेहतर इंसान बन के निकले। ठीक है, इसी के लिए हम लोगों ने एक काम किया है, क्या कि एक सीयूटी का कोर्स ही चल रहा है। इस पर आपको ज़्यादा बात करना है तो आप ऑफिस में आके मिल सकते हैं। और उससे नेक्स्ट अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्या, आज का चैप्टर जो शुरू होगा वो होगा ईट, मनके और अस्थियाँ। तो ईट, मनके और अस्थियाँ जो भारतीय इतिहास आपके भाग 1 का जो पहला चैप्टर है, ईट, मनके और अस्थियाँ, इसका हम लोग एक वन शॉट वीडियो बनाने वाले हैं। मकसद बस इतना ही है, बार बार बोल दे, ताकि आप लोगों का एक रिवीजन हो जाए पूरे वन शॉट वीडियो से 20 से 25 मिनट के अंतराल में। तो स्टार्ट करते हैं हम इसमें। सबसे पहले तो आपको क्या देखने को मिलता है कि ये जो सिविलाइजेशन है, सबसे पहले देखिए इसको क्या बोला जाता है, हड़प्पा सिविलाइजेशन। क्यों हड़प्पा सिविलाइजेशन बोला जाता है? क्योंकि इसमें आपको क्या देखने को मिलती है, एक सभ्यता देखने को मिलती है। क्योंकि हिंदी में भी आपको क्या देखने को मिलता है, सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सिविलाइजेशन। क्या हो रहा है आखिरकार इसमें? ये देखने को मिल रहा है कि तकरीबन 2500 ईसा पूर्व में भारत के एक जगह पे आपको क्या देखने को मिलता है, भारत जो पहले के समय में तभी टाइम भारत हुआ करता था, ठीक है, जो आज के समय में पाकिस्तान के इलाकों में चला गया है। लेकिन इस वाले इलाके में आपको क्या देखने को मिलता है कि हम लोग एक ऐसा कल्चर बना लिए थे, एक ऐसा संस्कृति बना के रखे थे जहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा था, जहाँ पर आज के प्रेजेंट डे के जैसा ही सब कुछ चल रहा था। ये था हमारा हड़प्पा सिविलाइजेशन, जो इतने साल पहले से चलता आ रहा था। आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो उसके बारे में हम लोग जाने कैसे, इस कल्चर्स के बारे में हमको पता कैसे चला है, तो हम बता दें कि जब आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं, वो जब ज़मीन की खुदाई करते हैं तो उनको धरती के अंदर से बहुत सारे प्रूफ मिलते हैं, बहुत सारे एविडेंस मिलते हैं, जिनसे कि वो इस तख्त पे पहुंच सकते हैं कि हाँ यहाँ पे कुछ हड़प्पा सिविलाइजेशन से कोई चीज़ रहा होगा, यहाँ पे कोई ऐसी सभ्यता पाई गई होगी, यहाँ पे पहले लोग रहते होंगे जो बहुत ही बेहतर कंडीशन में थे, जो आज की तुलना करे अगर आज के ज़माने का, तो वैसा ही कुछ उनका भी ज़िंदगी गुजर रहा था। तो वैसा एविडेंस क्या देखने को मिला, वैसे कल्चर हमें क्या देखने को मिले, तो हमें वहाँ पे बहुत सारे पोट्री देखने को मिली है, बहुत सारे हमें देखने को मिलते हैं क्या है, मिट्टी के बर्तन। ठीक है, अब देखिए कि उस समय में मिट्टी के बर्तन क्यों यूज़ किया जाता होगा। पहले के ज़माने में इंसान मिट्टी के बर्तन अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब वहाँ पे कोई इंसान रहता होगा। अगर मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल हो रहा है तो मतलब उन्हें पता होगा कि इन मिट्टी के बर्तनों का करना क्या है, और आज से बहुत साल पहले का हम बात कर रहे हैं। तो सोचिए हमारी जो सभ्यता है
वो कितनी प्राचीन सभ्यता है, तो इसमें हमें कितना गर्व महसूस करना चाहिए। दूसरा आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे एग्रीकल्चर था, यहाँ पे पशुपालन की भी बहुत सारी चीज़ें कराई जाती थी, कृषि थी, कृषि का भी साक्ष्य मिला है, पशुपालन का भी साक्ष्य मिला है, हमें मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं, और भी ऐसे बहुत सारे चीज़ें हमें धरती के अंदर से मिली हैं जो इस बात का साक्ष्य देती है कि आज से बहुत साल पहले यहाँ पर मतलब हमारे ही इलाके में कोई एक ऐसी सभ्यता बन रही थी या कोई एक ऐसी सभ्यता थी, इस बात का हमें साक्ष्य मिलता है। अच्छा, और आपको लेकिन यहाँ इस जगह में जो हम उस समय की बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता में, आपको कुछ भी कहीं कहीं पे भी बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग्स देखने को नहीं मिला है, क्योंकि समझिए वो धरती के अंदर जाते जाते बहुत सारा टूट बिखर चुका है। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट पे हम आते हैं। तो दूसरे में आपको क्या देखने को मिलता है कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज, क्या कहता है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज, तो इसमें आपको क्या देखने को मिलता है, सब्सिडेंस निर्वाह रणनीतियाँ। अब देखिए कोई भी सभ्यता को अगर रहना है, संस्कृति को अगर जिंदा रहना है या इंसान को जिंदा रहना है, तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए उनको पहले तो चाहिए भोजन। तो क्या हमें यहाँ पे भोजन देखने को मिला है, तो जी हाँ, यहाँ पे हमें भोजन, यहाँ पे हमें अनाज देखने का साक्ष्य मिलता है। एक बात बता दें, यहाँ पे आपको हर तरह का अनाज देखने को मिला है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं कि चावल का हमें उतना भी ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान नहीं मिला है जितना आज था चावल का। ठीक है, लेकिन अच्छा अगर ये लोग कृषि करते होंगे, क्योंकि देखिए अगर अनाज आ रहा है तो वो बिना कृषि के तो आएगा नहीं, तो हम क्या इस ज़माने के लोग कृषि कैसे करते होंगे, क्योंकि ये बहुत पुराने समय की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे लोग कृषि कैसे करते होंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये लोग को पता क्या चलता है कि ये लोग कृषि ऑक्स से करते थे। ये लोग कृषि जैसे आज के समय में आपको देखने को मिलता है बैलों का इस्तेमाल किया जाता है, वैसे ही उस समय में भी बैल का इस्तेमाल किया जाता था, ऑक्स का इस्तेमाल किया जाता था। अब आप बोलिएगा सर कैसे प्रूफ है, कैसे पता चल रहा है कि हाँ भाई ऑक्स का इस्तेमाल किया जाता था, तो हमें भाई बहुत सारे मोहर मिले हैं, हमें बैल के बने हुए टेराकोटा मिले हैं, मिट्टी का बना हुआ एक बैल मिला है। अब सील में, मोहर में भी हमको बैल का साक्ष्य मिला है। ये कैसे हो रहा था, अगर कोई इंसान बैल का मोहर साक्ष्य बना पा रहा है, मतलब वो इंसान को बैल के बारे में नॉलेज होगा, तभी तो बना पा रहा है। तो इसीलिए क्या पता चलता है कि कृषि करने के लिए, प्लगिंग करने के लिए उन्होंने बैलों का इस्तेमाल किया है, क्योंकि हमें उनके साक्ष्य मिल गए हैं, मतलब ये बैल के बारे में जानते थे। और इसके साथ साथ आपको क्या देखने को मिलता है कि हल का भी एक टेराकोटा मिला है, हल का भी। अब देखिए जब बैल का भी मिला है और इसका भी मिला है, हल का भी मिला है, मतलब साफ है कि यहाँ के लोग को पता था कि कृषि कैसे किया जाता है, बैलों से हल में लगा करके कृषि करते होंगे, जुताई करते होंगे, हमें इनका साक्ष्य देखने को मिलता है। साथ ही साथ ये जो याद रखिएगा एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि ये जो हल का साक्ष्य है आपको चोलिस्थान और बनावली में देखने को मिलता है, जो आज के समय में हरियाणा में स्थित है। अच्छा, उसके बाद क्या आपको एक जोता हुआ फील्ड भी मिला है, एक प्लग्ड फील्ड भी मिला है। कहाँ पे मिला है, तो कालीबंगा में मिला है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि यहाँ के लोगों को इतना नॉलेज तो था कि खाना कैसे खाना है और कैसे नहीं खाना है। इनके बारे में इनके साक्ष्य इनको बता सकते हैं कि यहाँ के लोग को इतना जानकारी तो था। अब दूसरा बात करते हैं, एक दूसरे टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक है क्या, मोहनजोदड़ो। ये क्या है, एक बहुत ही प्लान्ड सिटी है, एक नियोजित शहरी केंद्र है। कैसे कहेंगे, सबसे पहली बात तो आपको क्या देखने को मिलता है, मोहनजोदड़ो को ए माउंड ऑफ डेड बॉडी कहा जाता है, जहाँ पे मृतकों की संख्या, अस्थियों की संख्या बहुत अधिक रही है। क्यों है आखिरकार, देखिए यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलते हैं, बहुत सारे सीतादेल देखने को मिलेंगे। सीतादेल क्या है तो आगे हम लोग बात करेंगे, और साथ ही साथ लोअर टाउन्स भी देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए सीतादेल मतलब क्या कि एक ऊंचा बना हुआ एक घर, ठीक है, एक हाइट पे बना हुआ घर, और फिर क्या है बहुत सारे नीचे बहुत सारे घर हैं। मतलब इस समय के लोग में क्या होता था कि कोई एक राजा रहता होगा जो शायद ऊपर वाले बिल्डिंग में रहता होगा, और बाकी जितने भी आम नागरिक लोग हैं वो कहाँ रहते होंगे, इस नीचे वाले बिल्डिंग में रहते होंगे। ठीक है, वो दोनों के बीच में क्या होता था, एक वाल्ड होता था,
आपस में वो लोग घेर के रहते थे, फोर्टिफिकेशन देखने को मिला है। मतलब इंसान को अपना सिक्योरिटी भी उतना ही इम्पोर्टेंट था जितना आज के समय में है, ठीक है। उसके साथ साथ आपको क्या देखने को मिलता है, बहुत सारे बिल्डिंग्स एक प्लेटफॉर्म में है, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म पे बनाई जाती थी। मतलब क्या कि पहले जैसे आज के समय में कैसे मिट्टी भरा जाता है उसके बाद फिर घर बनाया जाता है, तो वैसे ही क्या किया गया, घर ऐसे ही नहीं बनाया गया है, पहले इसको थोड़ा ऊंचा किया गया है, प्लेटफॉर्म से ऊंचा किया गया है, फिर उसके बाद क्या किया गया, इस पर घर बनाया गया है। पहले बिल्डिंग्स को ऊंचा, मतलब कि मिट्टी देके थोड़ा ऊंचा किया गया, उसके बाद इसके ऊपर क्या किया गया है, घर बनाया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ के लोग कितने अच्छे थे कि वो लोग का जितना भी ईंट का साइज है, जितना भी ब्रिक्स का साइज है, वो सारा साइज आपको क्या देखने को मिलता है, इक्वल देखने को मिलता है। सारा ब्रिक्स का साइज इक्वल है। मतलब समझ जाइए कि कितना ज़्यादा ये लोग को नॉलेज था, कितना प्लान्ड थे। अगर प्लान्ड नहीं होता, अगर आपसे पूछा जाए कि प्लान्ड नहीं होगा, तो अगर प्लान्ड नहीं होता तो ब्रिक्स का साइज इतना अच्छा कैसे हो सकता था, इतना इक्वल कैसे हो सकता था, ईंटों का साइज इतना इक्वल कैसे हो सकता था। इसका रेशियो याद रखने के लिए आप क्या करिए, 1:2:4 भी आप याद कर सकते हैं। और इसका एक शॉर्ट ट्रिक आपको बता दें, आपको अनिल कपूर अगर याद हो तो वो उनका गाना है, ठीक है, 4 2 का 1 1 2 का 4, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो ऐसे आप क्या सोचिए, इसका रेशियो था और सब ईंटों का जो जितना भी रेशियो है सबका सेम रहा है, 1:2:4, ठीक है, 4:2:1, ऐसे भी याद रख सकते हैं, 1 2 का 4 4 2 का 1। तो सिंपल समझिए, अगर इतना सब कुछ हो रहा है मतलब ये प्लान्ड होगा, तभी तो हर जगह ब्रिक्स का साइज एकदम सिमिलर देखने को मिल रहा है। उसके आगे बढ़ते हैं तो आपको क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो मोहनजोदड़ो में जो ड्रेन्स थी, जो नालियाँ थी, ये तक बनाई गई हैं। आप सोचिए, घर के बगल में नालियाँ बनाई गई हैं जो आज भी बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। तो इस समय के लोग तो ज़्यादा बेहतरीन होंगे, आज के ज़माने से हमें तो ये लोग बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। ये लोग हर घर के पास आपको क्या देखने को मिलता है कि एक प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम होता था, प्लान्ड, वो भी मतलब कि क्या, एकदम पूरा तरह से नियोजित जल निकासी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। पूरी तरह से प्लान्ड नाली बनाया जाता था पहले के ज़माने में। और साथ ही साथ क्या, यहाँ के जितने भी रोड्स थे, ठीक है, रोड्स और स्ट्रीट थी, वो ग्रिड पैटर्न पे थी और एक दूसरे को 90 डिग्री में काटती थी। अब आप पूछिएगा सर ग्रिड पैटर्न क्या होता है, तो ग्रिड पैटर्न क्या होता है कि मान लीजिए एक ये मेन रोड है, मानिएगा जरा सा कि ये एक मेन रोड है और यहाँ एक मेन रोड है, ठीक है, और बीच में ये एक मेन रोड दूसरे मेन रोड से मिल रहा है और यहाँ पे भी एक मेन रोड दूसरे मेन रोड से मिल रहा है। तो आपको क्या देखने को मिलता है कि हर रोड जो है वो एक दूसरे को 90 डिग्री में क्या कर रही है, ये कर रही है 90 डिग्री, हर जगह राइट एंगल बन रहा है। तो इनका जितना भी रोड्स बनता था, जितना भी नाली बनता था, वो सबका पैटर्न क्या होता था, वो सबका पैटर्न 90 डिग्री पे कटता हुआ मिलता था। मतलब हर रोड एक दूसरे को 90 डिग्री में काटता था। तो सोचिए कितना प्लान्ड होगा, रोड एक जैसा है, नाली एक जैसा है, ईंटें एक जैसे हैं, फिर भी आप बोलिएगा कि अगर प्लान नहीं है तो ये तो गलत बात है। ये तो ना इंसाफी है हड़प्पन सिविलाइजेशन में जितने भी लोग रहे होंगे उनके साथ। तो आपको क्या देखने को मिलता है कि हर चीज प्लान्ड है। इसका मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक प्लान्ड सिटी बनाई गई है मोहनजोदड़ो में। अच्छा, उसके बाद आपको क्या देखने को मिलता है, मोहनजोदड़ो में एक सीतादेल है। सीतादेल वही बात बता दे कि एक क्या होती थी, एक बहुत बड़ा आपको बिल्डिंग्स देखने को मिला है, ठीक है। अब ये किसके लिए वो पता नहीं, कोई पब्लिक पर्पस के लिए भी हो सकता है। और साथ ही साथ आपको क्या देखने को मिलता है, एक बहुत ही बड़ा सा बाथ, ठीक है, ग्रेट बाथ भी आपको देखने को मिला है रेक्टेंगुलर शेप का। एक आपको ग्रेट बाथ देखने को मिला है जो कि आयताकार शेप का था और इसके पूरे साइड से यहाँ पे क्या होता था, नॉर्थ और साउथ में इसके नीचे उतरने के रास्ते दिए होते थे, ठीक है। और लोग यहाँ पे जाते थे, अंदर जाते थे, अंदर इंटर करते थे। अच्छा, ये के चारों साइड आपको क्या देखने को मिला है, बहुत सारे कुआं देखने को मिले हैं और रूम्स भी देखने को मिला है। अब ये बात है कि अगर ये ग्रेट बाथ के पास कोई रूम है तो ये रूम बनाया क्यों गया होगा। तो बहुत सारे हिस्टोरियंस का ये मानना है कि ये रूम शायद क्या होगा, बाथरूम हो सकता है। जो स्नान घर के पास जो एक मतलब टैंक के पास होगा, आज के समय में भी होता है,
कि लोग अगर मान के चलिए महिलाएं हैं वो अगर स्नान करने के लिए आए तो वो कपड़ा चेंज करने के लिए क्या करेंगी, बाथरूम का यूज़ करेगी। तो उस समय के लोग इतना प्लान्ड थे, इतना सोच करके हर काम को करते थे। साथ ही साथ आपको क्या देखने को मिलता है कि इनके जो पास है वहाँ पे कुआं भी देखने को मिला है, ठीक है, बड़े बड़े से। और आपको ये भी बात बता दें, बहुत सारे घर के में कुआं का साक्ष्य मिला है हमें। मतलब कि यहाँ के लोग को अगर जल का साधन में जाना होता था तो वो लोग कुआं का इस्तेमाल करते होंगे। अच्छा, उसके बाद देखो ये लोग सबसे अच्छा चीज़ क्या करते थे कि ये जो टैंक होती थी, ठीक है, ये जो ग्रेद बात का मान लो टैंक है, तो ये ग्रेद बात के टैंक में ये जो कुआं होता था यहाँ से ये लोग पानी को फिल करते थे। ये लोग अपने इस टैंक को पानी को भर लेते थे और यहाँ पे एक निकासी का भी जगह होता था। जिस समय इस टैंक का काम कंप्लीट हो जाता था तो लोग क्या करते थे, यहाँ से खोल देते थे, फिर ये पानी यहाँ से निकल जाता था। यहाँ पे एक ड्रेनेज सिस्टम भी बना देते थे ये लोग, इतना प्लान थे ये लोग। आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो में क्या देखने को मिलता है कि एक लोअर टाउन्स भी होता था। हम लोग बात ही किए लोअर टाउन्स में क्या होता था। लोअर टाउन्स में होता था क्या कि लोग जो आम लोग जो रहते थे वो लोग यहीं पे रहते थे, सब लोअर टाउन्स में ही रहते थे। इनमें भी सबसे बेहतरीन चीज़ क्या देखने को मिली है आपको कि जितने भी रूम्स बनते थे वो एकदम आंगन में सेंट्रिक होता था, कोर्टयार्ड सेंटर। जो आज भी आप कभी गांव जाइएगा तो आपको वही साक्ष्य देखने को मिलेगा कि हर 4 साइड रूम होता है, सब साइड रूम होता है, रूम होता है, रूम होता है, और बीच में क्या होता है, एक आंगन होता है। तो यहाँ पे भी देखने को मिलता है कि लोग जब भी बाहर निकलेंगे तो कहाँ निकलेंगे, वो आंगन में ही निकलेंगे। ऐसा आपको मोहनजोदड़ो में भी देखने को मिलता है। हड़प्पा के बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ आपको ऐसा साक्ष्य देखने को मिलेगा। अच्छा, साथ ही साथ सोचिए कितना अच्छा होता था कि इनके पास कोई भी विंडोज नहीं होता था। नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर में रूम में विंडोज नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? क्योंकि ये लोग प्राइवेसी का ध्यान रखते थे। हाँ, ये लोग प्राइवेसी का ध्यान रखते थे, इसलिए ये लोग यहाँ पे कोई भी विंडोज नहीं लगाए थे। अच्छा, उसके बाद क्या देखने को मिलता है कि बहुत सारे घर में सीढ़ियाँ भी हैं, अभी भी बची हुई। मतलब क्या है कि यहाँ के लोग एक तल्ला तो नहीं, कम से कम कभी कभी 1-2 तल्ला भी होता होगा, तभी तो सीढ़ी का साक्ष्य मिला है। तो हमें अब समझ में आ रहा है कि आखिरकार हड़प्पा सिविलाइजेशन कितना इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन था एक समय में। दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं कि आखिर हड़प्पन सिविलाइजेशन में लोग कैसे कैसे होते हैं, क्या यहाँ पे भेदभाव था या नहीं था, डिस्क्रिमिनेशन था या नहीं था, सोसाइटी कैसी रही होगी, इस पे बात करते हैं। तो इस पे क्या बात करना है, इस पे आपको 2 तरह के मटेरियल्स देखने को मिलते हैं, एक यूटिलिटेरियन और दूसरा लग्जरीज। मतलब क्या, एक उपयोगितावादी और दूसरा विलासितावादी। मतलब क्या है कि कुछ कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो इंसान के डेली यूज में आते हैं, ठीक है, डेली यूज में आएंगे, उस तरह के भी सामान देखने को मिले हैं। और हमें यहाँ से कुछ कुछ ऐसे भी सामान देखने को मिले हैं जो बहुत ही लग्जरीज से भरे हुए हैं। अब आज के समय में भी अगर मिला लीजिए बात को तो क्या देखने को मिलता है कि बहुत सारा ऐसा सामान होता है जिसको इस्तेमाल आम लोग भी करते हैं, आम लोग करते हैं। तो आम लोगों के लिए क्या होता है कि बहुत सारा इस्तेमाल करने वाला चीज़ वो बहुत सारा होता है, और बहुत सारा ऐसा चीज़ होता है जो लग्जरीज के लिए होता है, वो सबको इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं, तो वो कम मात्रा में रहता है। यहाँ पे भी देखने को मिलेगा कि बहुत सारा चीज़ है जो कि देख के लग रहा है कि ये आम लोगों के पास भी होना चाहिए, वो एकदम उपयोग के में लाने लायक है, तो वह हर घर में मिला है। लेकिन फिर बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो कि शायद बहुत सारे घर में नहीं देखने को मिला है। मतलब अमीरी गरीबी तो एग्जिस्ट करती थी सोसाइटी में। कैसे, और भी हमको प्रूफ कैसे देखने को मिला है इसका प्रूफ हमें ऐसे देखने को मिलता है कि इस समय में जितने भी ब्यूरियल्स हैं, ब्यूरियल्स मतलब क्या, जो कि दफनाए गए हैं आदमी सब हैं, उन सब में हमको क्या देखने को मिलता है कि वहाँ पे भी डिफरेंसेस देखने को मिले हैं, पीठ में डिफरेंसेस देखने को मिले हैं। किन्हीं का दफनाने के लिए इतना बड़ा एरिया लिया गया है, किन्हीं का बहुत ही छोटा एरिया लिया गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि किन्हीं को दफनाने में, मान लीजिए इंसान को दफनाया गया है तो इसके आसपास बहुत सारे सामान रखे गए हैं, बहुत सारे सामान, बहुत महंगे महंगे सामान रखे गए हैं, बहुत बड़ा बड़ा पोट्री रखा गया है, बहुत बड़े बड़े बर्तन रखे गए हैं, बहुत बड़े बड़े इस्तेमाल किए हुए चीज़ सब रखे गए हैं, महंगे महंगे। और वहीं किन्हीं दूसरे को दफनाया गया तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कहीं है भी तो लकड़ी का कोई 1-2 बर्तन का साक्ष्य मिल गया है हमें। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं तो वही देखने को मिलता है, कहीं कहीं पे पोट्री है, कहीं कहीं पे ऑर्नामेंट्स है। ये सारा चीज़ हमको क्या समझ में आता है कि यहाँ के लोग अगला जन्म को भी मानते होंगे,
आज के समय भी देखने को मिलता है कि जब मर जाने के बाद इंसान को बहुत सारे चीज़ दान में दिया जाता है ताकि उनका आने वाला जीवन बेहतर हो, जो उनका नेक्स्ट जन्म हो वो बेहतर हो। मतलब यहाँ के लोग भी अगला जन्म मानते होंगे, पुनर्जन्म मानते होंगे, इसीलिए यहाँ के लोग भी क्या करते थे, इनके जितने भी ज़रूरतमंद सामान होता था वो उनको साथ में दे देते थे। अच्छा, यहाँ पे जो ज्वेलरी बनती थी वो ज्वेलरी मेल और फीमेल दोनों के काम आती थी, वो दोनों इसका इस्तेमाल करते थे। ठीक है, उसके बाद क्या देखने को मिलता है कि अगर इतना सारा ज्वेलरीज वगैरह बन रहा है तो इन सारे ज्वेलरीज को बनाने में कौन सा जगह का इस्तेमाल किया जाता था सॉरी, उसमें चांद हुदड़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। ये जगह में बहुत ज़्यादा सील्स मेकिंग भी हुआ है और यहाँ पे लोग बीड्स मेकिंग भी करते थे। यहाँ पे क्राफ्ट प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता था। यहाँ पे बीड मेकिंग बहुत अच्छी सी होती थी। बीड मेकिंग मतलब मनका बनाने का काम बहुत अच्छा होता था। शंख काटना, धातु कार्य, मोहर बनाना, वजन का जो वेटिंग मशीन जो होता है, जो बटखारा होता है, वो भी कहाँ पे बनाया जाता था, चांद हुदड़ों वाली जगह में। मैक्सिमम बोल रहे हैं, मैक्सिमम यहाँ पे बनाया जाता था। और हमको क्या देखने को मिलता है, बहुत सारे मटेरियल्स देखने को मिले हैं जो बीड्स के बने हुए हैं, जो मनके के बने हुए हैं, लेकिन वैसा मनका का बना हुआ चीज़ आज भी कोई नहीं बना सकता है। ऐसा भी हमें देखने को मिला है। सोचिए, हड़प्पन सिविलाइजेशन जो उतना पुराना सभ्यता था वो इतना परिपक्व कैसे हो सकता है। ठीक है, तो हमें इस तरह के बीड्स देखने को मिले हैं। देख सकते हैं इतना अच्छा बीड्स का तभी टाइम बनने का साक्ष्य में मिला है। अब दूसरी बात पे आ जाए तो क्या देखने को मिलता है कि अगर बीड्स मेकिंग होना है, अगर बीड्स को बनाना है तो वो कोई नॉर्मल बात नहीं है। उसको बनाने में क्या चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए। ऐसे नहीं बनेगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए। बहुत टेक्निक्स के बाद क्या बनाया जाता था, उस चीज़ों को बनाया जाता था। ठीक है, तो इन सारे टेक्निक्स को बनाने के लिए क्या देखने को मिलता है कि हम लोग जितना भी टेक्निक्स को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, उसको लेना होगा, पत्थर को काटना होगा, उसको एक फाइनल शेप देना होगा, फिर उसके बाद उसमें कुछ चमक डालना होगा, उसके बाद ही वो बन सकता है। और उसके बाद क्या होता था, उसमें ड्रिलिंग करी जाती थी। मतलब एक पत्थर उसमें ड्रिलिंग किया जाएगा, उसके बाद क्या किया जाएगा, उसका इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब क्या है कि अगर मनका है तो मनका को क्या करना है, मनका को में एक मनका है मान लो, तो इसको काटना पड़ेगा पहले पत्थर को, फिर उसके बाद इसमें ड्रिल करना पड़ेगा ताकि इसको धागा में से डाल करके पहना जा सके। ये सब काम कहाँ होता था, ड्रिलिंग का चांद हुदड़ों, लोथल और धोलावीरा, इन सारे इलाकों में हमें ये सारे ड्रिलिंग्स के काम होते हुए दिखे हैं, जो मनका में सिर्फ और सिर्फ ड्रिल का काम करते थे। अच्छा, आप कैसे पता कर रहे हैं कि आखिरकार उन सारे एरियाज़ में हम लोगों का काम होता था, तो कैसे पता चलता है, तो हम लोग वहाँ कोई भी चीज़ के लिए क्या चाहिए, कोई भी अगर प्रोडक्ट बन रहा है तो उसके लिए चाहिए रॉ मटेरियल, कच्चा माल। कोई भी अगर पदार्थ बनता है तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है कच्चा माल। तो कच्चा माल का हमें साक्ष्य देखने को मिला है। ठीक है, कहीं कहीं पे क्या होता है, देखो मान के चलो कि अगर एग्जाम्पल के लिए ये पेन ही है, पेन को इस शेप में बनाने के लिए कोई बड़ा प्लास्टिक लिया गया होगा, फिर इसको काटा गया होगा। जब काटा गया होगा तो इसके बहुत सारे वेस्टेजेस भी निकले होंगे, मतलब काटने के लिए कोई बड़ा बड़ा टुकड़ा भी निकल गया होगा, साइड में उसको फाइनल शेप दिया गया होगा तो बहुत सारे टुकड़े भी निकले होंगे। तो वो सारा टुकड़ा को क्या करता है, कारीगर छोड़ के उस ज़मीन पे चला जाता है, लेकिन वही फिर धरती के अंदर रहते रहते वो जब फिर खुदाई होगा तो अंदर से वो निकलता है। तो उससे हम लोग पता लगा पाए हैं क्या कि यहाँ पे शायद क्राफ्ट प्रोडक्शन का काम होता था। हमें बहुत सारे वेस्टेजेस मिले हैं, प्रोडक्ट बनने के बाद जितना भी चीज़ निकल गया, जो धरती पे छोड़ के कारीगर आगे बढ़ गया, वो वेस्टेजेस हमारे पास पड़े रह गए। ठीक है, ये हमारे लिए साक्ष्य का काम किया है कि कहाँ पे रॉ मटेरियल का काम होता होगा। इससे हमको समझ में आता है कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा में भी इन सारे चीज़ों का काम किया जाता था, क्योंकि वहाँ पे भी हमें ऐसे टुकड़े देखने को मिले हैं। अच्छा, उसके साथ साथ कि अगर हमें ये सारा कुछ बनाना है तो जैसे बुल काच जो हम लोग को ये बता रहा है, जैसे मान के चलिए पेन ही बनाना है, पेन बनाने के लिए अच्छे प्लास्टिक चाहिए, उनके लिए फिर अच्छा कुछ कलर पॉलिश करने के लिए चाहिए। तो ये सब के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये सब के लिए हमको कहीं बाहर भी जाना पड़ेगा, हर कुछ यहीं पे नहीं मिल जाएगा। तो ये लोग बाहर कैसे जाते होंगे, ये लोग इस सामान को बना कर कहीं बेचने भी कैसे जाते होंगे। तो हमें क्या मिला है, ऑक्सन बुलॉक भी देखने को मिलता है। मतलब क्या कि यहाँ के लोग शायद बैठ करके डिस्टेंट ट्रैवल भी करते होंगे, कहीं दूर जाते भी होंगे, वहाँ से सामान भी लेकर के आते होंगे। ये सारा साक्ष्य हमको देखने को मिलता है। लैंड के थ्रू ये लोग बुलडॉग से ही जाते होंगे, बैलगाड़ियों से ही चले जाते होंगे। अच्छा, उसके बाद और दूसरा चीज़ क्या है कि शायद ये लोग क्या करते होंगे, बहुत सारे चीज़ों को ले करके आते होंगे।
दूसरे दूसरे जगहों से, जैसे कि कॉपर राजस्थान से लेकर के आ गए, ठीक है। तो ये लोग बहुत सारे सामान को एक जगह लाके इकट्ठा करते होंगे, फिर वहाँ पे बैठ के बनाते होंगे, ये सारा कुछ तुमको देखने को मिलता है। अच्छा, क्या ये लोग लोकल से ही जाते थे, लोकल तरफ ही जाते थे, दूर दूर इलाके नहीं जाते थे क्या? तो हाँ जाते थे। ये लोग क्या करते थे, कॉपर लेने के लिए ओमान भी गए हैं, ठीक है। ये लोग अरेबियन पेनिनसुला साउथ टिप के भी गए हैं, ये सारे इलाके पे ये लोग गए हैं सिर्फ और सिर्फ क्या करने के लिए, ट्रेड करने के लिए। ये लोग वहाँ से सामान लाने के लिए भी गए हैं, रॉ मटेरियल का, इतने ये लोग परिपक्व थे। साथ ही साथ यहाँ पे हम बता दें कि ये समय बताता है कि यहाँ पे जो था, यहाँ पे 3 तरह के चीज़ थे। एक मगन लिखा हुआ नाम कहीं कहीं आया है, और हमें ऐसा लगता है कि मगन किसके लिए यूज़ किया गया है, वो ओमान के लिए यूज़ किया गया है। मेसोपोटामिया के टेक्स्ट बुक में हमें देखने को मिला है मगन का नाम, जो कि ओमान को सिंबलाइज करता है। तो मगन अगर नाम यूज़ हुआ है तो वो ओमान के लिए हुआ है। वैसे ही दिलमुन का भी नाम इस्तेमाल किया गया है, दिलमुन मान के चलो बहरीन का कोई इलाका रहा होगा। और मेलुहा शब्द का भी इस्तेमाल किया गया है। मेलुहा शायद आपके हड़प्पा सिविलाइजेशन के लिए यूज़ किया गया था, हड़प्पा रीजन के लिए मेलुहा शब्द का इस्तेमाल किया गया था। अब सील्स, स्क्रिप्ट्स एंड वेट्स पे आते हैं। क्या देखने को मिलता है कि सील्स, कुछ भी चीज़ों बनाने के लिए उस पर क्या कराई जाती थी, सील्स लगाया जाता था। उस पर मान के चलो अगर हमको किसी को सामान देना है तो उस पर क्या करेंगे, सीलिंग कर देंगे, मिट्टी का पदार्थ डाल के उसको पैक कर देंगे। क्यों? क्योंकि मेरा जो सामान है वो अच्छे तरीके से दूसरे एंड पॉइंट पे पहुंच जाए। मान के चलो हम राजा हैं, हम अपना सामान किसी और को दे रहे हैं, तो वो कहीं बीच में सामान ना खोल ले, इसके लिए क्या करते थे, हम लोग सीलिंग कर देते, तो सामान को पैक कर देते थे, ठीक है। उसमें मिट्टी का कुछ लगा करके उसके ऊपर मोहर मार देते थे। क्यों? ताकि वो मिट्टी को अगर उखाड़े तो मोहर फिर वो ला ही ना पाए, और सामने वाला को पता चल जाए कि अच्छा ये मोहर लगा हुआ नहीं है, मतलब यहाँ मेरे तक जो प्रोडक्ट पहुँचा है वो खराब है, उसको बीच में खोल दिया गया है, उसमें उतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ये चीज़ तुमको देखने को मिलता है सील्स एंड सीलिंग्स में, ठीक। यहाँ पे लोग क्या करते थे, इसलिए सीलिंग्स का इस्तेमाल करते थे। अच्छा, अब स्क्रिप्ट पे आते हैं। स्क्रिप्ट पे क्या देखने को मिलता है कि स्क्रिप्ट में राइटिंग की जाती थी, और एक सबसे बड़ा नाम देखने को मिला है हमें, ठीक है। अच्छा, वो जो जितनी भी स्क्रिप्ट्स होती थी सीलिंग्स में, वो कभी कभी लिख देते थे राजा अपना नाम, टाइटल वगैरह लिख देते थे, या फिर जो इंसान पढ़ नहीं सकता है उसके लिए क्या करते थे, चित्र बना देते थे, अपना कोई सिंबल बना देते थे। एग्जाम्पल के लिए मान लो मेरे लिए कुछ लायन बहुत अच्छा लगता है, तो अपना सिंबल रखें लायन, और सामने वालों को पता है लायन मेरा सिंबल है, हम अपना सामान किसी और को दे रहे हैं, तो वहाँ पे भी क्या पहुँचेगा, लायन का एक सिंबल पहुँचेगा, एक मोहर में सिंबल लगा हुआ पहुँचेगा लायन का। इसका मतलब क्या है कि हम दोनों क्या कर रहे हैं, मेरे और तेरे में जो कम्युनिकेशन हुआ है वो एकदम बेटर हुआ, वो एकदम अच्छे से हुआ है। दूसरा चीज़ क्या देखने को मिलता है कि बहुत सारे इंस्क्रिप्शन बहुत शॉर्ट्स हैं, ठीक है। जो लिखा गया इंस्क्रिप्शन है, जो लिखा गया है वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट्स है। इसमें एक सबसे बड़ा अगर लेटर देखने को मिला है तो वो 26 साइंस का है, ठीक है। 26 साइन का एक लेटर हमको देखने को मिला है, और आज तक हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक बहुत बड़ा डिमेरिट बोल सकते हैं, या आने वाले समय में बहुत अच्छाई भी बोल सकते हैं कि आज तक इसको कोई नहीं पढ़ा है। इनके जो लेटर्स हैं उनको कोई पढ़ नहीं पाया है, लेकिन इन फ्यूचर अगर कोई पढ़ लेगा तो हिस्ट्री पूरा का पूरा बदल के रह जाएगा। अब क्या पता वो लोग क्या लिख के गए हैं, वो तुम समझ जाओगे तो शायद इतिहास पूरी चेंज हो जाए उस समय से, ठीक है। ये लोग लिखते कैसे थे, राइट से लेकर लेफ्ट लिखते थे, और हिस्टोरियंस का कहना है कि 375 से 400 स्क्रिप्ट्स इनके हैं। कैसे पता चला है कि ये लोग राइट से लेफ्ट लिखते हैं? हम लोग कैसे लिखते हैं, लेफ्ट से राइट, लेकिन ये लोग लिखते थे राइट से लेफ्ट। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे कुछ ज़्यादा स्पेस देखने को मिला है, लेकिन यहाँ तक आते आते ये लोग सटा के लिखने की कोशिश किए हैं। ऐसा मानो कि इनका जगह कम पड़ रहा हो। देखना अपने भी कॉपी में जब तुम लिखते हो तो इधर से थोड़ा स्पेस ज़्यादा छोड़ते हो, लेकिन जब तुम राइट की तरफ आने लग जाते हो तुम्हारा स्पेस कम होने लग जाता है। वैसे ही इनके साथ भी हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं कि आखिरकार ये सिविलाइजेशन ख़त्म कैसे हो गई। लोगों का अलग अलग मानना है। किन्हीं का मानना है कि ये सिविलाइजेशन 1800 आते आते ये इसलिए ख़त्म हो गई क्योंकि यहाँ पे लोग अपना सेटलमेंट चेंज कर दिए। धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लग गया तो सब कोई हड़प्पा वाले रीजन से हट करके नए नए एरिया में जाके बसना शुरू कर दिए। एग्जाम्पल के लिए हरियाणा आ गए या उत्तर प्रदेश आ गए। बहुत लोग का ये मानना है। बहुत लोग का मानना है कि ना, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो गया। बहुत लोग का ये कहना है कि यहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो गया है। बहुत लोग का कहना है डिफॉरेस्टेशन हो गया, ठीक है, पेड़ पूरा कट गया, धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो गए। किन्हीं का मानना है कि नहीं, एक्सेसिव फ्लड आ गया था,
बाढ़ बहुत ही ज़्यादा आ गया, पानी की मात्रा बढ़ गई, इस कारण से ये सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई। और किन्हीं किन्हीं कहना है कि नदियों ने क्या किया, अपना रास्ता ही चेंज कर लिया। नदियों ने अपना रास्ता चेंज कर लिया और धीरे धीरे ये सिविलाइजेशन के लोगों को पानी की कमी हुई, इस कारण से यहाँ के लोग क्या हो गए, यहाँ के लोग धीरे धीरे मरते चलेंगे। तो हर एक का अलग अलग इनमें टिप्पणी है, लोग का अलग अलग कहना है। अब एक बहुत बड़ा चीज़ है कि एंशिएंट अथॉरिटी कैसी है, वहाँ पे किस तरह के राजा रहते थे। तो राजा में क्या देखने को मिलता है कि बहुत बड़ा बिल्डिंग मोहनजोदड़ो में देखने को मिला है। तो बहुत सारे लोग का कहना है कि अगर यहाँ पे मोहनजोदड़ो में कोई बिल्डिंग्स देखने को मिला है तो शायद यहाँ पे कोई राजा रहता होगा। और किन्हीं किन्हीं का कहना है कि नहीं, ये राजा नहीं रहते होंगे, यहाँ पे शायद ये पब्लिक प्लेस होगी, इस समय में कोई राजा वाजा नहीं होता होगा, किन्हीं का ये भी कहना है। किन्हीं का कहना है कि नहीं, एक ही राजा होंगे जो पूरे हड़प्पा के जितना भी इलाका है उन सबको संभालते होंगे, हड़प्पा सिविलाइजेशन का जितना भी इलाका है। और किन्हीं का कहना है कि नहीं, हर जगह के अलग अलग राजा हुआ करते थे। तो सबका अलग अलग मत है, सबका अलग अलग एक कहना है इन सारे चीज़ों पे। उसके आगे बढ़ते हैं कि आखिरकार ये डिस्कवरी कैसे हुई सिविलाइजेशन की। सिविलाइजेशन का डिस्कवरी कुछ ऐसे हुआ था कि कनिंघम भाई साहब थे, ठीक है, सबसे पहले डायरेक्टर जनरल ASI के। अब देखो ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा MCQ निकल के आता है कि फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI अलेक्जेंडर कनिंघम। इन्होंने जितना बार भी अपने इतिहास को पढ़ा था उनमें पाया था कि यहाँ पे चाइनीज़ बुद्धिस्ट आए हैं, और ये कब का डेट डिफाइन कर रहे थे, ये आ रहा था 4th से 7th सेंचुरी का। इसीलिए बार बार क्लेम कर रहे थे कि भारत में क्या हुआ है, यहाँ पे ये भारत जो है वो 14वीं से 7वीं शताब्दी के बीच में भारत का इतिहास रहा है सबसे प्राचीनतम। लेकिन अलेक्जेंडर भाई साहब क्या हो गए, ये गलत हो गए। कैसे गलत हो गए? क्योंकि 1924 में जॉन मार्शल ये डिक्लेयर करते हैं, इनके पास बहुत सारे साक्ष्य आते हैं जो इस बात का प्रमाण देते हैं कि नहीं, भारत का इतिहास भी मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन जैसा रहा है। यहाँ के भी लोग, हड़प्पा के लोग उनसे भी ज़्यादा परिपक्व थे, यहाँ पे भी शहरीकरण था। तो ये फिर फाइनली आकर के बोलते हैं कि नहीं, ये सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन पुरानी सिविलाइजेशन है पूरे विश्व की। और तुमको क्या देखने को मिलता है कि धीरे धीरे यहाँ पे बहुत सारे हिस्टोरियंस आते हैं, बहुत सारी चेकिंग की जाती है, उसके बाद पता चलता है कि नहीं, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है, ये सिविलाइजेशन सबसे पुरानी सिविलाइजेशन में से एक है। मैं अलेक्जेंडर भाई साहब क्या करते हैं, वो जो काम नहीं कर पाए वो जॉन मार्शल आगे कर दिए। इन्होंने कहा कि अगर हमें किसी भी चीज़ का अंदर खनन करना है, अंदर से पता करना है कि वो कैसी रही होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, आराम से धीरे धीरे हॉरिजेंटल करके उन परत को हटाएंगे और उसके बाद पता करेंगे कि आखिरकार अंदर से क्या है, क्या निकल रहा है क्या नहीं, और उसका कराया जाएगा कार्बन डेटिंग। तो फिर जब कार्बन डेटिंग कराया गया तब पता चला कि नहीं, ये सिविलाइजेशन सबसे पुरानी रही होगी। 1980 में यहाँ के लोगों में और ज़्यादा क्यूरियोसिटी जागा कि आखिरकार हड़प्पन सिविलाइजेशन में है क्या। बहुत सारे बाहर के लोग आए हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पता लगाने के लिए, और क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे सिर्फ हमारे ही भारत के लोग नहीं, उसी इलाका का लोग नहीं, बल्कि बहुत सारे लोग आ करके क्या करते हैं, बाहर से भी विदेश से लोग आ करके क्या करते हैं, यहाँ का खोजबीन में लगे हुए हैं। इवन आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना पूरा ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं सारे इलाकों में गुजार रहे हैं और चाह रहे हैं यहाँ से और भी कुछ निकल सकता है। और अभी भी ये माना जाता है कि जी हाँ, हड़प्पन सिविलाइजेशन इतना जल्दी तो रिसर्च कंप्लीट नहीं हो जाएगा, इसमें बहुत सारे कुछ हैं। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा तेज थे और बहुत कुछ करके गए हैं जो आज तक हम लोग पता नहीं लगा पा रहे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर क्या है, बहुत सारी टेक्निक्स अभी भी इस्तेमाल की जा रही है, जैसे कि सरफेस एक्सप्लॉयटेशन, क्ले से हटाना, स्टोन से हटाना, स्टोन हटाना, उसके फिर कार्बन डेटिंग करना, इन सारे चीज़ों का अभी भी काम चला ही जा रहा है। और शायद आगे चलते चलते हमें बहुत सारा कुछ पता चलेगा इनके बारे में। प्रॉब्लम्स क्या हो रही है? प्रॉब्लम कुछ ये हो रही है कि जो भी चीज़ इस्तेमाल किया जाता था, हमें उसका क्या मिल रहा है, हमें उसका सिर्फ और सिर्फ टूल्स मिल रहा है। हड़प्पन सिविलाइजेशन के जीवनों में जितना भी इस्तेमाल किया गया सामान है, उनका हमें सिर्फ और सिर्फ टूल्स मिलता है, उनके सिर्फ और सिर्फ ऑर्नामेंट्स मिलते हैं, उन जो घर में इस्तेमाल किए हुए चीज़ें थे वो सब सिर्फ मिल रहे हैं। लेकिन इनका इस्तेमाल क्यों किया जाता होगा, ये हमें आज तक पता नहीं चल पा रहा है। ठीक, उसके बाद फिर क्या है कि यहाँ पे जितना भी चीज़ है, वो क्लॉथ वगैरह, लकड़ियाँ वगैरह, वो बहुत सारी चीज़ धीरे धीरे ख़त्म हो चुकी है। हमें सिर्फ और सिर्फ उनमें अंदाज लगाना पड़ रहा है, बहुत कुछ प्रिडिक्ट करना पड़ रहा है, और शायद वो प्रिडिक्शन हमारी गलत भी हो सकती है।
ये चीज़ तुमको देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी चीज़ें हैं वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। जैसे जैसे मान के चलो कि कुछ स्टोन्स बचा हुआ है, लेकिन वो क्या कह रहा है वो तुम अभी नहीं बता सकते हो, क्योंकि उसमें बहुत सारे चेंजेस आ चुका है, वो अब पढ़ा ही नहीं जा पा रहा है। तो ये सारा प्रॉब्लम्स अभी हमको देखने को मिलता है। ठीक है, वही सारा कुछ लिखा हुआ है कि जैसे क्ले स्टोन, आइवरी स्टोन, ये सारा कुछ हमको देखने को मिलता है, अभी भी बचा हुआ है। और ये सारे टूल्स किस लिए इस्तेमाल किए जाते होंगे, क्या उसको घर के चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता था या फिर उसका रिचुअल्स किया जाता था, उसे पूजा वूजा किया जाता था, इसका अभी तक साक्ष्य हमें नहीं मिला है। और इसीलिए हमारे लिए आर्कोलॉजिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको इनडायरेक्ट एविडेंस में मिल जाए। इनडायरेक्ट एविडेंस मतलब क्या, कहीं कहीं पे इनको क्या देखने को मिला है, क्लॉथिंग, ठीक है, कि क्लॉथिंग कैसा होता था ये लोग पता नहीं कर पाए, तो ये लोग इनडायरेक्ट एविडेंस पे गए हैं, मूर्तियों के देख के समझने की कोशिश किए हैं कि यहाँ के लोग आखिरकार वस्त्र कैसा पहनते होंगे, कपड़ा कैसे पहनते होंगे। बहुत कुछ है कि डायरेक्ट नहीं मिल पाया, हम लोगों ने बस क्या किया है, एक प्रिडिक्शन किया है। ये चीज़ तुमको देखने को मिलता है क्लासिफिंग फाइंड्स में। ठीक है, ये आज ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, लेकिन हम लोग अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, इस पे MCQ भी डील करेंगे और आगे चल करके बहुत सारे चैप्टर को हम लोग ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो के क्लिपों में। ठीक है, थैंक यू।